जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी की क्लास जो है कर रहे थे। इसमें जो हम लोग का चैप्टर नंबर ये सेकंड है। ठीक है, कौन सा है? चैप्टर नंबर सेकंड। हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें क्या दिया हुआ था, तो इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक है, कौन सी सभ्यता? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सभ्यताएं हैं इसको हम लोग पढ़कर कवर कर चुके हैं। अब इसमें जो है आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अगर आप इसे और बेहतर तरीके से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए, तो आप जो है जो स्टैटिक जो जीएस की जो बैच चलती है सब्जेक्ट वाइज, आप उसे देखकर जो है अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है चैप्टर नंबर सेकंड है। चैप्टर नंबर सेकंड में क्या दिया है? राजा। ठीक है, राजा, किसान और नगर। अब इसका मतलब क्या है तो समझिए। इसमें दिया हुआ है कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, यानी इस समय की जो आरंभिक जो राज्य है इस समय की और उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में। तो इसका टाइम पीरियड समझिए, कब से कब की बात हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो 600 बीसी, कितना 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक, ठीक है ना, कितना सर, लगभग हम लोग जो है 1200 वर्ष का इतिहास इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में आपको कितने जो है कितने समय का इतिहास पढ़ने को मिलेगा, तो लगभग 1200 वर्षों का जो इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, समझेंगे पूरा डिटेल में, तो दिया हुआ है। ठीक है ना, उन चीज़ों सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। और आपको जो है अगर किसी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, क्योंकि एनसीईआरटी कंपलसरी है, आप एनसीईआरटी बिना पढ़े आप आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं आप उसे देने में असमर्थ हैं। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी कवर कर लेंगे और एनसीईआरटी कवर करने के बाद जो स्टैटिक जो जीएस हम लोगों ने पढ़ाया है, अभी चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, आप ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न पॉलिटी की भी क्लास चलती है, इकोनॉमिक्स की भी क्लास चलती है। इन सारी क्लास को देखेंगे तो आपको अब उसके बाद कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। आपने समझ लिया होगा कि जो है इसमें कब तक, कब से कब तक हमको जो इतिहास पढ़ना है। तो 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक। ठीक है, और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करें उस टॉपिक को लेकर के कि हाँ मुझे इस टॉपिक में यहाँ इस शब्द से दिक्कत है। एक एक शब्द आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यानी बता रहा है कि जब हड़प्पा सभ्यता जब बीत गया, इसके बाद के जो 1500 साल जो 1500 साल है, ठीक है, तो इसके मतलब बीच में क्या हुआ है कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और बदलाव कैसे हुए हैं कि विकासात्मक बदलाव हुए, यानी विकास भी यहाँ पर हुआ है। यह वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। यानी इसी समय क्या देखने को मिलता है, तो हम लोग को ऋग्वैदिक देखने को मिलता है, जो ऋग्वैदिक जो हम लोग का सबसे पुराना वेद है और सबसे पहला वेद है। ठीक है, तो ये कब मिलता है, तो इसी समय मिलता है। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। यानी बता रहा है कि इसके बाद का, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बाद है, ठीक है, उसके बाद का जो 1500 साल है, लगभग वही 1200-1300 साल का जो बातें हैं, तो उसमें क्या हुआ है, कई सारे बदलाव हैं। किन किन क्षेत्रों में आए हैं, तो उत्तर भारत में भी बदलाव आए हैं। ठीक है, उत्तर भारत में दक्कन के पठार में, जो दक्कन पठार का जो क्षेत्र है वहां पर, और कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वैसे जो है उन चीज़ों पर क्या देखने को मिला है, तो कई सारी जो कृषक बस्तियां हैं, यानी जो किसान वाली जो बस्तियां हैं, जो किसान करते हैं, वो जो है उभर कर आई हैं और ये लोग आगे आए हैं। ठीक है, साथ ही जो दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। इसमें क्या देखने को मिलते हैं हम लोगों को, तो चरवाहा बस्तियां भी देखने को मिलती है। ईसा पूर्व पहली सहस्त्र शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नई तरीके भी सामने आए। यानी क्या बता रहा है कि जो शव होते हैं ना, जैसे कि जो चीज़ हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, कि इसमें मतलब जो शव को, बॉडी को कहाँ दफनाया जाता था, तो उस चर्च यार्ड में, जमीन के नीचे। ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, जो हम लोग महापाषाण के नाम से जो है पत्थरों वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है आप समझ लीजिए कि एक ऐसे चौकोर बना होता है। ठीक है, ऐसे मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी में अच्छे से बताया क्योंकि वहाँ पर डिटेल में दिया हुआ था फिगर के साथ। ठीक है, तो क्या होता था कि एक ऐसे देखिए, एक ऐसे क्या होगा,
मतलब देखिए पत्थर का क्या किया जाता था यहाँ पर, तो घेरा बना लिया जाता था चारों ओर से, ठीक है। एक तरह कल्पना करिए कि चारों ओर से एक संदूक जैसा, बॉक्स जैसा बड़ा सा बना लिया गया है और इसे ऊपर से ढक दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और जो एक जगह जो किया गया था, क्या किया जाता था, तो गोल गोल जैसे गोल आकार का, यानी मतलब इसमें डेड बॉडी को जो है, उस बॉडी को अंदर जो है धकेला जा सके, उसमें डाला जा सके, उतना जगह जो है इसमें छोड़ा जाता था। तो यहाँ पर जो हमारे जो तात्विक जो लोग हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो अनुमान लगाए हैं कि क्या किया जाता होगा कि एक जो है मतलब ये एक ही परिवार का रहता होगा और इसमें जो है जब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती होगी, उसको इसी का जो है आगे वाला जो है ढक्कन खोल के इसमें डाल दिया जाता होगा, क्योंकि इसमें कई सारे शवों के प्रमाण मिले, यानी कई सारी अस्थियां मिली हैं, कई सारे जो कंकाल होते हैं ना, मानव कंकाल, तो वो देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान किया जाता है कि एक पीढ़ीगत, जैसे कि मतलब एक पीढ़ी के लोगों को इसे क्या किया जाएगा, इसी चर्च यार्ड में डाला जाएगा। तो ये चीज़ देखने को मिलता है, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए बड़े बड़े ढांचे मिले हैं, कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं, शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर जो है आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। यानी बता रहा है कि इसमें जो है जब यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है, तो इन बदलाव में सबसे बदलाव क्या हुआ, तो राज्यों का बदलाव हुआ, साम्राज्यों का बदलाव हुआ, ठीक है। और सबसे बड़े परिवर्तन क्या हुए, रजवाड़ों का, ठीक है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे, इनका पता कृषि उपज को संगठित तरीके से और जो है संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के जो है विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी जो है नहीं मिल पाती है। मतलब देखिए ये बता रहा है कि जो हम लोग को, देखिए जो इतिहास जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अभी भी ये कंप्लीट इतिहास नहीं है, अभी भी इसमें खोज जारी है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं, कुछ चीज़ें होने वाली हैं, कुछ चीज़ें आपको जो है रिसर्चर बन करके खोजना है। तो इन सारी चीज़ें चलती रहती हैं, चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आप फिजिक्स को ले लीजिए, वहाँ भी खोज चलता रहता है, ज्योग्राफी हो गया, उसमें परिवर्तन होता रहता है। आप सोशियोलॉजी उठाकर देख लीजिए, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इतिहास में भी क्या है, तो जो प्राचीन इतिहास है उसमें जिसका मतलब जो है मतलब कंफर्म इसका डेटा नहीं मिला है, तो उसके बारे में ठीक ठीक कह पाना तो मुश्किल है ना, आपको भी पता है। तो वो चीज़ें हैं, वो रहती है, उसका जो है डाउटफुल रहता है, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो चीज़ देखेंगे हम लोग, आखिर जो है कहाँ की स्रोतें हम लोग को अधिक नहीं मिल पाई हैं और कहाँ पर अधिक मिल पाई हैं। तो कल हम लोग देखेंगे, पहला जो है हम लोग टॉपिक उठाएंगे प्रिंसिप और प्रियदर्शी, ठीक है। प्रियदर्शी कहते हैं इसको, प्रियदर्शी, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे और इसको इस टॉपिक को कल पढ़ा कर कंप्लीट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 महाजनपद। देखिए मैंने आपको जो है एंशियंट हिस्ट्री वाले बैच में पढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन आपको एंशियंट जो है एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, इसलिए आपको एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। बाकी आप उस क्लास को जाकर के एंशियंट हिस्ट्री को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए, क्योंकि हम लोग अंत पर लगभग आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ रहे हैं। इसके बाद से मौर्य काल, गुप्त काल, उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे दक्षिण भारत का जो भी इतिहास रहा है वहाँ पर, और हम लोग का वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार एक ही बात दोहराने का कोई मतलब है नहीं। तो कल से हम लोग देखेंगे इस 16 महाजनपद वाला टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम लोग को इससे मोटिवेशन मिलता है। उनके यहाँ शेयर करिए जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड वाले हैं, उनको भी क्या करना है, तो ये जो है स्किप नहीं करना है, तो उनको भेजिए, ठीक है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम टीचर नहीं हैं, हम क्या हैं, आपके फ्रेंड, ठीक है, हम लोग को फ्रेंड बनना है, ठीक है।